चलो बेटा, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोगों ने? सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या क्लास 11th में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा है? यस, डेफिनेटली सीखा है। कैसे बनाते थे बेटा हम लोग फाइनल अकाउंट्स? सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। यहां से निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से निकल कर आता था नेट प्रॉफिट, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाकर ऐड कर देते थे और फिर अल्टीमेटली हम बैलेंस शीट को टैली कर लिया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के रिस्पेक्ट में फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? यहां भी सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पर हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सर कैसे निकालते हैं? बिल्कुल वैसे ही। सर कुछ तो अलग होगा? नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर है। दैट्स वाई, चूंकि हम क्लास 11th में सीख चुके हैं, क्लास 12th में हमें दोबारा नहीं सिखाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कैसे बनाते हैं? बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आता है। यस, यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आता है नेट प्रॉफिट। क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्लास 11th में सीखा है, क्लास 12th में हमें दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सिखाया जा रहा है, हमारे सिलेबस में नहीं है। जो डिफरेंट बात आती है वो इसके बाद आती है। क्लास 11th में क्या है ना, प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम फाइनल अकाउंट्स बनाया करते थे, वहां एक ही मालिक हुआ करता था। ये जो नेट प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट एक ही मालिक को बिलोंग करता है। चाहे इस नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसे सैलरी के रूप में दे दें, कुछ हिस्सा उसे कमीशन के रूप में दे दें, कुछ हिस्सा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दें, फिर बचा हुआ उसको दे दें, अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट उसी की जेब में जाना है। दैट्स वाई हम ये झंझट नहीं पालते थे टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करने का। हम सीधे सीधे नेट प्रॉफिट ले जाकर बैलेंस शीट में उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे कि ले भाई रख, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में एक नहीं, एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट यहां से निकल कर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इस पे किसी एक मालिक का, किसी एक पार्टनर का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है और वो उन सबको बटेगा और किसी एक बेसिस पर नहीं बटेगा। बटने का बेसिस भी अलग अलग है। जैसे जितना भी नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आया है उसमें से कुछ नेट प्रॉफिट कुछ पार्टनर्स को सैलरी के रूप में दिया जाएगा जैसा पार्टनरशिप डीड में एग्रीड होगा, फिर कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में दिया जाएगा, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा। जिसका कैपिटल कम है उसे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जिसका कैपिटल ज्यादा है उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और ये सब करने के बाद जो बच गया वो उन सबको बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर प्रॉफिट बांटना थोड़ा सा मुश्किल काम है। दैट्स वाई पार्टनरशिप फर्म के केस में ये नेट प्रॉफिट सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के बजाय पहले ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये अकाउंट डेडिकेटेड इसीलिए बनाया गया है ताकि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एप्रोप्रिएट किया जा सके। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बेटा बांट देना। प्रॉफिट बांटने के लिए ही अलग से हम यहां पर एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये आपने क्लास 11th में नहीं सीखा था, ये हमें अभी यहां पर क्लास 12th में सीखना है। इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना आपने क्लास 11th में भी सीखा है, लेकिन 12th में भी दोबारा हमें मौका मिलेगा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में तब हम बिल्कुल शिद्दत से सीखेंगे कि बैलेंस शीट हमें कैसे प्रिपेयर करना है। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रिपरेशन में। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटा 2 पॉइंट्स में यहाँ पर छोटे छोटे कवर कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये, इसका छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में बनता है आपका। जहां ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है ना, वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन है ट्रेडिंग अकाउंट का। बिल्कुल उसी तरीके से जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है
वहां से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी कभी ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और, क्या आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस को लिखा करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा करते थे। यहां भी हम ऐसा ही करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन जब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो अब हमारे पास यहां पर दो ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें लिखने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें लिखने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो थोड़ी सी हम अपनी समझ डेवलप कर लेते हैं कि आखिर कौन सा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। फिर हम आगे बढ़ चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। एक फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म थ्रू आउट द ईयर, पूरे 365 दिन के दौरान जितने भी लोगों से डील करती है, उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो अपने ही पार्टनर, अपने पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, XYZ, वो अपने पार्टनर के साथ ही कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। और इसके अलावा अदर देन पार्टनर, एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, जिस सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन और चल रहे हैं। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं और अदर देन पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं। जब एक फर्म अदर देन पार्टनर्स के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करती है तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सटर्नल पर्संस के साथ किए गए ट्रांजेक्शन के हिसाब किताब के लिए हम तैयार करते हैं। लेकिन जब एक पार्टनर अपने ही पार्टनर्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रही होती है तो वो सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम उसमें उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें जो फर्म ने अपने पार्टनर के साथ किया है। इंटरनल पर्सन मान सकते हैं उसे, इंटरनल पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि फर्म जब अदर देन पार्टनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जब फर्म अपने पार्टनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहां पर हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा हम देख कर आए कि पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और वहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करके लाना होता है। इस नेट प्रॉफिट के बारे में छोटी सी बात समझ लीजिए। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमने बाहर के लोगों के साथ डील किया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये नेट प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट है जो हमने बाहर के लोगों से कमाया है, एक्सटर्नल पर्सन से कमाया है। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म ना सिर्फ बाहर के लोगों से पैसा नहीं कमाती है, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से भी पैसा कमा लेती है, थोड़ा ही सही पर कमा लेती है। क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। इस बात से हमारी पार्टनरशिप फर्म नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने ड्राइंग्स किया है तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अपने ही पार्टनर से ब्याज का पैसा वसूल लेते हैं, तो थोड़ा ही सही पर इनकम तो हुआ ना। तो हम दूसरे नंबर पर वो वाली इनकम कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल पर्सन से कमाया गया इनकम, अपने ही लोगों से कमाया गया इनकम, और ये दोनों इनकम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये वाला इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। अब ये जो टोटल इनकम फर्म के पास अवेलेबल है, ये सारा का सारा पार्टनर्स का ही तो है। तो इसे हम पार्टनर्स को बांटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसी पर्पस के लिए तो हमने ये अकाउंट बनाया है। तो जब ये हम बांटना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पे करते हैं पार्टनर को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा 3 पॉइंट, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जब हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल रट लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है तो उसे हम एप्रोप्रिएशन के नाम से पुकारते हैं। तो जब बांटने की बारी आती है तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के बाद जो पैसा बच जाता है, मींस आपने नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर लिया, उसके बाद आपने एप्रोप्रिएशन यहां से माइनस कर दिया, इसके बाद जो पैसा बच जाता है वो आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। कभी कभी पार्टनरशिप डीड में इस बात का जिक्र होता है कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका सर्टेन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 10%, आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट डीड में है तो आपको रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। और रिजर्व में ट्रांसफर करने के बावजूद अब आपके पास कुछ पैसा बाकी रह गया है, आपने एप्रोप्रिएशन कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इसके बावजूद अगर कुछ पैसा बाकी रह गया है तो वो पैसा पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं, मान लेते हैं बैलेंसिंग फिगर यहां पर 50,000 रुपए का आ रहा है, तो ये और इनके बीच में मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो वो 50,000 रुपए इन दोनों को बांट दिया जाएगा, 25,000 और 25,000। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है, हम यहाँ पर भी प्रॉफिट बांट रहे हैं, हम यहाँ पर भी प्रॉफिट बांट रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब आप सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बचा हुआ प्रॉफिट बांट रहे हैं तो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना जरूरी है। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सिर्फ ये 3 प्रकार का पेमेंट नहीं करती है। ये 3 पेमेंट तो है ही, मैं मार्क कर देता हूं एक बार, ये 3 पेमेंट तो है ही, ये नीचे 2 और पेमेंट है। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को टोटल 5 तरह का पेमेंट करती है। एक है रेंट टू पार्टनर और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। लेकिन ये दोनों पेमेंट भले ही पार्टनर को किए जा रहे हैं, बावजूद इसके इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसे कहीं और रिकॉर्ड किया जाता है, इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बात बहुत ही सिंपल सी है, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 5 प्रकार का पेमेंट करती है, जिसमें से 2 प्रकार के पेमेंट ऐसे हैं जो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, बचे हुए 3 पेमेंट ऐसे हैं जो हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है और वो काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि इस नेट प्रॉफिट के बारे में। जब ये दोनों अमाउंट हम ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, मींस ये नेट प्रॉफिट रेंट टू पार्टनर को कंसीडर करने के बाद निकाला गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को कंसीडर करने के बाद निकाला गया है। कंसीडर करने का मतलब यह है कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा चुका है, डेबिट किया जा चुका है, और डेबिट करने का मतलब है माइनस किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि इस नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के पहले, इस नेट प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले ही हम रेंट टू पार्टनर माइनस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सैलरी माइनस नहीं हुआ है, कमीशन माइनस नहीं हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। वो हम बाद में माइनस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने के बाद माइनस करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 में आपके एग्जाम में आया था। ये जो नीचे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ना एक्सेप्शन वाला, इसी पॉइंट के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनता है। इसका सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। एक और क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ये 2023 में आपके एग्जाम में आया था। जिस तरह से आया था मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसे आपके लिए। अभी ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। आइए मेरे साथ साथ रीड कीजिए। Rudradev and Shiv were partners in a firm. Shiv had given a loan of rupees 75,000 to the firm. ये जो तीसरा पार्टनर है उसने फर्म को 75,000 रुपए का लोन दिया हुआ है।
their partnership deed provided that the interest on Shiv's loan will be 9% per annum. पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहां पर इंटरेस्ट का रेट दिया है 9% पर एनम, और हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट 6% से करना है। तो कौन सा परसेंट हम यूज करेंगे, 6% या 9%? हम यूज करेंगे 9%, क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये डीड में एग्रीड है, और जो डीड में एग्रीड होता है हमें वही फॉलो करना होता है। जब डीड ना हो या डीड साइलेंट हो तभी और सिर्फ तभी हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं। 6% हमें तभी यूज करना है, फिलहाल हम 9% ही यूज करेंगे। The profit of the firm for the year ended 31 March 2022 before allowing interest on Shiv's loan was rupees 7,06,750। हमें ना यहां पर नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जा रहा है, प्रॉफिट रिपोर्ट किया जा रहा है कि प्रॉफिट इतना है। लेकिन बात जरा समझना, ये जो प्रॉफिट हमें हमारा अकाउंटेंट रिपोर्ट कर रहा है ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो बोल रहा है ये है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट, बोलता है ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं किया है। हमने कहा क्यों भाई, क्यों इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तुमने? अकाउंटेंट का कहना है सर वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, और पार्टनर के साथ होने वाला सारा का सारा ट्रांजैक्शन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था, मैंने इसलिए यहां पर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है। इसका आर्गुमेंट यहां पर गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय ही इंटरेस्ट को कंसिडर कर लेना चाहिए था, उसने नहीं किया है। उसने नहीं किया है, उसने गलती की है, आपको नहीं कर रहा है। आप इस गलती को सुधारिए। आप सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कीजिए कि जो 75,000 रुपए का लोन है इस पे आपको 9% कैलकुलेट करना है। ये 9% कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आएगा 6750। और अब जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है इस प्रॉफिट में सबसे पहले ये अमाउंट इंटरेस्ट का आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 7 लाख रुपए, और ये वो सच्चा नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आना चाहिए। ये वो सच्चा नेट प्रॉफिट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए। आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा अकाउंटेंट हमें रिपोर्ट कर रहा था 7,06,750 रुपए, वो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत है, उसने गलती की हुई है। हम उसे पहले सुधारेंगे, पहले उसे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद जो नया प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख रुपए उसे हम ट्रांसफर करेंगे। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। एक और क्वेश्चन, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। The profit of the firm for the year ended 31 March 2026 after allowing a monthly salary of rupees 5,000 to partner A was 1,80,000। हमें 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया जा रहा है, पर हमको ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि कहीं हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती तो नहीं कर दी है। देखते हैं, बोल रहा है 1,80,000 रुपए कैसे निकाला जा रहा है, आफ्टर अलाउिंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,000। एक महीने का अगर 5,000 है तो बताओ 12 महीने का कितना हो गया बेटा, 60,000 रुपए। हमारे अकाउंटेंट ने सैलरी माइनस कर दिया है। अरे भाई तुमको सैलरी माइनस करने की क्या जरूरत थी, सैलरी हम बाद में माइनस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय माइनस करते हैं। तुमने पहले ही क्यों माइनस कर दिया? तुमने अगर पहले ही माइनस कर दिया है तो तुमने गलत किया है, तुम्हें इसे ऐड बैक करना होगा। तो 1,80,000 निकालने के लिए पहले ही इसमें 60,000 रुपए की सैलरी माइनस की जा चुकी है, जो कि गलत है। सैलरी पहले माइनस नहीं होना चाहिए, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने के बाद में माइनस होगा। तो जो सच्चा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलकर आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 2,40,000 रुपए। ये 2,40,000 रुपए ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना होगा, बाद में हम सैलरी माइनस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैंने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है जिसमें आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं बाय नेट प्रॉफिट।
देखते हैं कि नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज रुपीज 2,10,000। 2,10,000 का प्रॉफिट दिया बेटा हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,10,000। फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में क्या जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, एक बार देखिए जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी रुपीज 12,000 एंड रुपीज 8,000 रिस्पेक्टिवली। अजय का 12,000, विजय का 8,000। अजय का 12,000 और विजय का 8,000। इस तरह से टोटल अमाउंट ये आ गया आपका 20,000। तो हमने बाहर के लोगों से कमाया 2,10,000, अपने लोगों से कमाया 20,000, टोटल कमा लिया हम लोगों ने 2,30,000। और अब इसे हमें बांटना स्टार्ट करना होगा। देखते हैं बांटने के बारे में क्या जिक्र किया गया है। यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र कर रहा है, यहां सैलरी का जिक्र कर रहा है। सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ विल बी अलाउड टू अजय, और विजय को मिलने वाला है कमीशन। तो सैलरी एक ही पार्टनर को मिल रहा है, तो सीधे उसके नाम से लिख लेते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं टू अजयज सैलरी। एक महीने का उसे मिलने जा रहा है 5,000, तो 12 महीने का हो गया बेटा 60,000 रुपए। ये लीजिए। दूसरे पार्टनर को कमीशन मिलने जा रहा था, तो हम लिख लेते हैं यहां पर विजयज कमीशन। कितना कमीशन मिलने जा रहा था विजय को? कमीशन साफ साफ दिया हुआ है 40,000 रुपए, तो लिख लेते हैं यहां पर 40,000 रुपए का कमीशन। फिर इसके बाद बारी आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को भी दिया जाएगा, विजय को भी दिया जाएगा। अजय और विजय का कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है क्वेश्चन में दिया होगा, 20,000 और 10,000। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 20,000, यहां लिख लेते हैं 10,000, और इसका जो टोटल अमाउंट आएगा उसे हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं 30,000। फिर देखो ट्रांसफर टू रिजर्व के बारे में कुछ जिक्र क्या है, क्या बोलता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अरे खुल जा भाई। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कि जनरल रिजर्व में आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, आप पता लगाना चाह रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये दो अमाउंट जोड़ लेने हैं, 2,10,000 और 20,000। और इसमें आपको माइनस कर देना है अब तक जितना भी अप्रोप्रिएशन हुआ है, 60,000, 40,000, 30,000, ये सब माइनस कर देंगे हम। 60,000 माइनस कीजिए, 40,000 माइनस कीजिए, 30,000 माइनस कीजिए। और ये सब माइनस करने के बाद जो आएगा हमें उसका 10% कैलकुलेट करना है, उतना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। देखिए जरा कितना होता है, ये हो जा रहा है 1,00,000, 1,30,000, 1,30,000 माइनस करेंगे 2,30,000 में से, तो बचेगा 1,00,000। और 1,00,000 का 10% आप निकालेंगे बेटा, तो आएगा ये 10,000। तो आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं जनरल रिजर्व में। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू जनरल रिजर्व, हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया 10,000। 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद अब जो भी अमाउंट बाकी रह जाएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अजय को, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विजय को। कितना पैसा बचा हुआ है, पहले यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर के रूप में नीचे लिख लेते हैं कि कितना पैसा बचा हुआ है, जिससे कि बात हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
जोड़ो तो बेटा कितना आता है, ये वाला अमाउंट आ रहा है 2,30,000, तो ये वाला अमाउंट भी आना चाहिए 2,30,000। 2,30,000 में से ये 1,00,000 गया तो बचा 1,30,000, 1,30,000 में से 30,000 गया तो बचा 1,00,000, और 1,00,000 में से बचा गया 10,000 तो बचा 90,000। अब ये 90,000 रुपए का बचा हुआ प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। अगर क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिस्पेक्ट में साइलेंट है। वैसे केस में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को रेफर करना होता है, जो हमें कहता है कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है। तो ये प्रॉफिट हम इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे, 45,000 और 45,000। दैट्स इट। कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका है बेटा। बस एक जस्ट छोटा सा समरी है मैं जो जल्दी से आपको कवर करा देना चाहता हूँ। आइए देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना पड़ता है, लेकिन नेट प्रॉफिट लिखने से पहले सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं हमारे अकाउंटेंट ने गलत तो नहीं निकाल लिया है। हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद निकाला गया है और पार्टनर की सैलरी अभी तक उसमें माइनस नहीं हुई है। अगर अकाउंटेंट ने कुछ गलती की हुई है तो पहले सुधारना है, फिर वहां पर लिखना है। दूसरे नंबर पर हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर टोटल इस फर्म ने कितने पैसे कमाए हैं वो हम लिख लेते हैं। जब बांटने की बारी आती है तो सबसे पहले हम करते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करते समय ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट हमने पार्टनर को पे किया है वो सब यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन अगर रेंट पे किया है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसे आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दैट्स इट। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।